हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि सक्रियता श्रेणी से संबंधित हमें क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो कि सक्रियता श्रेणी नहीं आती है तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और मैं इसे अच्छे से पढ़ूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर सक्रियता श्रेणी होती क्या है। सबसे पहले हम सक्रियता श्रेणी को अगर शब्द पर ध्यान दें, सीधा सीधा अगर हम शब्द पर ध्यान देंगे, ठीक है, तो हमें क्या समझ में आता है कि देखिए, सक्रियता श्रेणी का मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसमें सक्रिय तत्व रखे गए हैं, या फिर क्रम श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिसमें क्रम से लगे हों, है कि नहीं। जैसे स्कूल में श्रेणी नहीं लगती, सुबह प्रार्थना के टाइम में लाइन लगती है कि नहीं। तो अगर मान लो वही सक्रियता के आधार पर, मतलब एक ऐसी श्रेणी है जो सक्रियता के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर बनाई गई है। अब किसकी सक्रियता की बात की जा रही है और ये सक्रियता होती क्या है, अब वो चीज समझना बाकी है। सिंपली मैं आपको शब्द का मतलब समझा रहा था कि आपको इतना समझ में आएगा नहीं। सक्रियता श्रेणी मतलब ऐसी श्रेणी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो सक्रियता के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना। अब उसके बाद इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो दिया है, यदि तत्वों को उनकी, अब कभी नहीं बोलेंगे, बहुत ही अच्छी परिभाषा हमने लिख रखी है आपके लिए, बहुत ही आसान बना करके और उचित परिभाषा जो चाहिए। ठीक है, तो यदि तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रम से रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तीन तीन नाम हमने लिख दिए हैं, इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। कई बार आप सुनते हैं कि अभिक्रियता श्रेणी क्या है, कंफ्यूज हो गए। आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी का नाम सुन लिया, कंफ्यूज हो गए। और ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। अगर सक्रियता श्रेणी के नाम से आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकें, और विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से आपसे पूछा जा रहा है तो भी आप बता सके। ठीक है, अभिक्रियता श्रेणी मतलब सीधा सीधा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया देखो, एक ही नाम नहीं है सक्रियता श्रेणी, 2 से 3 नाम है, आप सभी को ध्यान में रखिए। ठीक है, अब होती क्या है, यदि तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है। भाई मान लो जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है उसको सबसे आगे रख दिया, फिर उससे कम वाले को रख दिया, है ना, फिर उससे कम वाले को रख दिया, तो ऐसे रखते हैं ना हम तत्वों को, तो एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, एक पंक्ति प्राप्त हो जाती है। पंक्ति आप समझ सकते हैं ना, लाइन एक तरीके से। तो इसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत ही अच्छी परिभाषा, एक बार में समझने वाली। तो यदि तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। समझ में आ गया ना इतना। अब अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो हम इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उदाहरण ये है कि जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके क्लास में 7 लड़के हैं या 10 लड़के हैं, जितने भी आप मान सकते हैं, मानना आपके ऊपर। अगर मान लीजिए 11 लड़के हैं तो इन 11 नहीं लेंगे, 10 लड़के हैं तो 10 लड़कों में से जिसको सबसे ज्यादा आता है हमने उसे सबसे आगे रख दिया। उसका मान लीजिए रोल नंबर हमने 1 लिख दिया, रोल नंबर 1 लिख दिया। जिसको फिर उसके बाद आता है उसको हमने 2 दे दिया, 3 दे दिया। इस तरीके से लिख करके हमने एक श्रेणी बना ली। ठीक है, श्रेणी मिल गई नहीं मिल गई। हमने क्या किया कि भैया क्लास में जितने लड़के थे ना, जो पढ़ने में बढ़िया थे, सुपर थे, हमने उन्हें जो सबसे अच्छा लड़का था हमने नंबर 1 दिया, फिर उसके बाद वाला तीसरा चौथा ऐसे करके क्रम से बना। ठीक है, अब हमारे पास एक लिस्ट है, एक श्रेणी है, हमने कागज के पन्ने पर लिख रखा है। अगर मान लीजिए कोई इस बात को, तो सीधा सीधा इसी को बोलते हैं, मतलब एक तो ये क्लियर हो गया, सक्रियता श्रेणी मतलब क्रियाशीलता के आधार पर रखेंगे तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसी को सक्रियता श्रेणी कहेंगे। अब ये करते क्यों हैं, इतना बवालबाजी क्यों है आखिर सक्रियता श्रेणी को लेकर,
कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए बना रहे हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया कि बच्चों को हमने उनको पढ़ने के आधार पर विभाजित कर दिया, विभाजित नहीं किया मतलब क्रम से लगा दिया, श्रेणी प्राप्त कर ली। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जांच करना है, आया आपके स्कूल में और कहा कि अच्छा बताओ तुम्हारे स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लड़के कौन हैं, हमें ऐसे 5 लड़कों की जरूरत है। ठीक है, हम एक कंपटीशन करवा रहे हैं, उसमें वो लोग भाग लेंगे, जीतेंगे तो बढ़िया बढ़िया इनाम पाएंगे, 1-2 लाख रुपया। तो फिर क्या होगा, तो वहां के जो प्रिंसिपल होंगे या क्लास टीचर होंगे वो क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाए रखे रहेंगे 10 लड़कों की। ठीक, मान लो कितने भी लड़के हो तो लिस्ट बना के रखें, 10 लड़के हैं, 10 में से बना दिया। तो जो उन्होंने 5 लड़के मांगे तो शुरुआत के 5 दे देंगे कि भैया ये 5 लड़के हमारे क्लास में सबसे ठीक है पढ़ने में। अब वो अगला आदमी क्या करेगा, उन 5 में से जिसकी जरूरत होगी, मान लो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लड़के की जरूरत है, तो वो इसको लेकर चला जाएगा और अपना काम करेगा, है कि नहीं। उसी तरीके से तत्वों में भी होता है, एक हम सक्रियता श्रेणी का निर्माण करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा कम है। आप अगर देखना चाहें तो जगह थोड़ी कम थी, है ना, तो हमने यहाँ पर एक श्रेणी बना रखी। ये देखिए, ये तीर का निशान है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। जो सबसे कम क्रियाशील तत्व है ना, देखो यहाँ पर लिखा गया Au। Au किसका होता है, गोल्ड, मतलब सोने का सूत्र होता है। ये चांदी है, ये पारा है, ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन है, ये लेड है, ये स्टेनस है, ये आयरन है, ये जिंक है, ये एल्युमिनियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है। ये देखो, ये सक्रियता श्रेणी। सबसे ज्यादा क्रियाशील देख रहे हैं आप क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, उसके बाद क्रियाशीलता कैल्शियम है। गजब की चीज है कि नहीं, समझ में आया ना। ये सक्रियता श्रेणी है, हमारे बुक्स में भी बनी हुई है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो सिंपली आपको इतना समझ में आ गया ना कि हम सक्रियता श्रेणी कहते किसे हैं। दूसरी बात ये, हम सक्रियता श्रेणी बनाते क्यों। ठीक है, और भी इसके कई सारे महत्व हैं, जैसे यहाँ पर हमने उन्हें लिख रखे, मैं इतना मिटा देता हूँ, दिखने में ठीक भी नहीं लग रहा, दूसरा ये डिस्टर्ब भी कर सकता है आपको, तो डिस्टर्ब ना करे इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। और क्या क्या महत्व हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या महत्व होते हैं। पहली चीज है, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। समझ में आया। ये देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, मान लीजिए कि ये बीच में स्थित, ऐसे आप समझ सकते हैं ये क्या है, बीच में स्थित है। तो इससे ऊपर जो धातुएं स्थित है, मतलब ये इतनी जो धातुएं है ना, ये क्या करेंगी, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे हमेशा। मतलब अगर हम HCl की अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ में, आयरन के साथ में, तो भैया ये देखो इधर आपका क्या बन जाएगा, FeCl प्लस H2। इसको हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देंगे तो ये पूरा आपका सही आ जाएगा। ठीक है, 2 एक्चुअली में थोड़ी सी जगह कम, मैं चाहूँ इसे मिटा दूं समझाने के लिए। ठीक है, इसे मिटा, चलिए अब हमने देखो यहाँ पर मिटा दिया, थोड़ी सी जगह बचती है हमारे पास, इसको हम समझ लेते हैं। देखो, पढ़ना तो किताबों से भी आप पढ़ सकते हैं, मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का, है ना, जिससे याद रहेंगे, समझेंगे तभी याद रहेंगे, अगर रटेंगे तो भूलने के चांस ज्यादा होते हैं, है ना, इसलिए समझना ज्यादा बेहतर होता है। तो देखो, सबसे पहला दिया, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। हमने ऐसा कहा, मतलब कि मान लीजिए ये देखिए हाइड्रोजन से जो ऊपर है, ये इतनी धातुएं ना, ये क्या करेंगी कि अगर हम तनु अम्ल के साथ इनकी किसी की अभिक्रिया करा देंगे ना, तो वो इसको तुरंत अलग कर देंगे। आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, तनु अम्ल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें से कोई सा भी आप तत्व ले सकते हैं, आप Pb ले सकते हैं, स्टेनस ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हमने उदाहरण के लिए आयरन ले लिया, आयरन मतलब लोहा। हमने अम्ल की अभिक्रिया, तनु अम्ल की अभिक्रिया करा दी आयरन के साथ में, क्या होगा, तो होगा ये कि वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन ना, इसको क्या कर देंगी, अलग कर देंगी। मतलब ये क्या बन जाएगा, FeCl प्लस
H2। ठीक है, ये बेसिक डायग्राम है, इसे संतुलित करना पड़ता है बाद में, लेकिन ये समझने के लिए सबसे बेहतर होता है। ठीक है, आप इसे संतुलित कर सकते हैं वैसे चाहे तो, मैं भी कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये आधा दिया पढ़ाए दे रहे हैं, है ना। तो HCl, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर हो गए, FeCl2, मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 होगा, 2H2 FeCl2, सॉरी यहाँ पर आएगा 2, ऐसे करके 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 2 आयरन, 2 आयरन। ठीक है, ऐसे करके समझ में आया ना। सीधा सीधा अगर हम देखेंगे तो अगर तनु अम्लों के साथ हम अभिक्रिया करा देंगे हाइड्रोजन के ऊपर स्थित किसी भी धातु से, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अलग कर देता है। ये देखिए, विस्थापित करने का मतलब समझ रहे हैं, हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, सीधी सी बात। ठीक है, समझ में आ गया ना। पहला चीज समझ में आ गया ना कि कोई भी धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है उसकी अभिक्रिया अगर हम तनु अम्ल के साथ कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद ये तो समझ में आ गया ना, एक महत्व हमने अब दूसरे महत्व को देख लेते हैं, सीधा सीधा दूसरे महत्व को देख लेते हैं। देखो दूसरा महत्व क्या होता है, किस लिए ये जरूरी है। तो देखो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस श्रेणी में जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर स्थित होती हैं उन्हें उनके लवण से विस्थापित कर देते हैं। जो धातुएं ऊपर स्थित है, मान लो ये, जैसे उदाहरण के लिए आपने पिछले वीडियोज में कापर का उदाहरण देखा था, है ना। मान लीजिए कि कापर सल्फेट है, SO4 है, इसकी अभिक्रिया अगर हम करा दे रहे हैं आयरन के साथ में, ठीक है, तो आयरन क्या करता है कि कापर सल्फेट को हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ये देखिए, ये बेसिक डायग्राम है, समझने के लिए ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में उतना ज्यादा बनाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, वैसे इसको आप संतुलित करके सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझने के लिए यही अच्छा है। इसी तरीके से तो आप बनाना सीखेंगे, ये बनाने का तरीका होता है नहीं, मन में आ रहा होता है कि अरे ये जल से जल कैसे बन गया, तो H2+ हो गया, जल बन गया, उसमें क्या करना। HCl कैसे बन गया, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बन गया। ऐसे समझना होता है, धीरे धीरे समझिए इसको, है ना। तो सिंपली मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर है, जैसे मान लीजिए कापर कहां पर है, ये है कापर आपका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कापर, इससे ऊपर क्या स्थित है, आयरन। तो क्या करेगी आयरन, क्या करेगी, कापर को हटा देगी, हमेशा आप कापर को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेगी। पेपर में कई बार होता है, पूछा जाता है कि क्या होगा यदि कापर सल्फेट के विलयन में आयरन डाल दिया जाए, जिंक डाल दिया जाए, तो विलयन का रंग कैसा होगा या क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो इसी बेस पर है। आप इस बात को समझ लीजिए तो आपको ये, अगर कापर आया, जिंक आया, कुछ भी देंगे ना तो आप आसानी से कर पाएंगे। समझना आपको केवल इतना है कि भैया देखो, कोई भी तत्व जो किसी तत्व से आगे अगर स्थित है ना, इधर की ओर स्थित है, तो वो ज्यादा क्रियाशील होगा, और अगर हम उसके साथ अभिक्रिया करा देंगे तो इसको हटा के वो स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जैसे क्लास में नहीं, जो लड़के ज्यादा क्रियाशील होते हैं वो जिस सीट पे बैठते हैं कहो वहीं पर बैठे, दूसरे लड़के को अगर कोई ना बोले तो कहो उसको हटा के पीछे कर दें, यही तो होता है ना। तो वही चीज है सेम, जैसे यहाँ पर कापर सल्फेट में अगर आयरन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, मतलब लोहे के साथ, ये लोहे का सूत्र है ना, जो हम लोग जानते हैं वही है। तो यहाँ पर देखो आयरन कापर को अलग कर दे रहा, विस्थापित कर दे रहा है। तो समझ में आ गया ना। इस तरीके से हमने इस वीडियो में अब क्या क्या पढ़ा। पहली चीज हमने देखी कि रासायनिक श्रेणी, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। आपको भी पता हो गया कि सक्रियता श्रेणी यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, हमने जब महत्व की बात की कि आखिर इतना बवालबाजी हम क्यों कर रहे हैं, क्यों सक्रियता श्रेणी बना रहे हैं, तो सबसे पहले में हमने बताया आपको कि क्योंकि इससे धातुओं की क्रियाशीलता का पता लगता है। ठीक है, पहला चीज
दूसरा मान लीजिए हमने दूसरा फिर बताया कि जो धातुएं होती हैं वो तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को अलग कर देती हैं। अब कैसे और क्यों करते हैं हमने बता दिया। तीसरी बात हमने पढ़ी कि भैया देखिए जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर स्थित है वो उनके लवण से विस्थापित कर देते हैं, उन्हें उनके लवण से विस्थापित कर देती हैं। हमने उदाहरण भी देख लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसके महत्व क्या होते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।